तो अब हम देखते हैं भाई डेरिवेशन ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। अब आप कहोगे भाई हमने पोस्टुलेट्स तो पढ़ लिए। अरे भाई मैंने आपको बताया था कि हमने इस लेक्चर को टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। उसमें आपका था भाई हिस्ट्री ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, दूसरा आपका था अरे भाई पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, तीसरा आपका था डेरिवेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन कि भाई इस मॉडल को आप कैसे इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। इसके बारे में भाई शुरुआत करने से पहले कि भाई बोहर ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो एटम की थ्योरी थी, वो डेवलप कैसे की। तो इस बारे में जानने के लिए आपको उसी कालक्रम में जाना पड़ेगा, आपको नील्स बोहर के टाइम पे ही जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भाई उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी, ठीक है, कि भाई उस वक्त क्या क्या इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल थी एटम के बारे में, ठीक है, और वो क्या आइडिया लगा सकते थे, ठीक है। आपको उन्हीं के लेवल पे जाके देखो, साइंस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जब कभी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, ठीक है, जिस वक्त कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है, कोई इन्वेंशन हुई है, तो आप बाद में भी उस चीज़ को पढ़ो ना, तो उसी काल में जाके एक तरह से फ्लैशबैक में जाके आप भूल जाओ कि आपको न्यूट्रॉन के बारे में पता है, आप भूल जाओ कि आपको भाई प्रोटॉन के बारे में पता है। आप ये देखो कि उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी को क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, ठीक है, और उसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप खुद सोचें भाई कि ये चीज़ कैसे, मतलब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस क्या क्या हैं चीज़ों को बैलेंस करने के, ठीक है। तो यहाँ पर भाई नील्स बोर की एटॉमिक थ्योरी को जनरेट करने से पहले, उनका जो एटॉमिक मॉडल है उसको डिराइव करने से पहले हम ये देखते हैं, हम उन्हीं के दिमाग में जाके उन्हीं की तरह सोचेंगे, ठीक है, ओके। और हम सोचेंगे भाई कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस थे इस मॉडल को डेवलप करने के, ठीक है। पहले तो आप ये देखें कि बोहर ने शुरुआत कहाँ से की। बोहर ने शुरुआत की थी रदरफोर्ड के बाद, ठीक है, और ये आपको पता है भाई उस वक्त रदरफोर्ड को सिर्फ एक ही पार्टिकल के बारे में पता था। इसको हम 2 पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं अगर हम न्यूक्लियस को भी काउंट कर लें तो भाई, ठीक है। चलो हम इसको भाई 2 पार्टिकल्स मान लेते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और एक न्यूक्लियस, ठीक है भाई। 2 ही तरह के पार्टिकल हैं क्योंकि न्यूक्लियस की सब स्ट्रक्चर उस वक्त तक मालूम नहीं थी, ओके। तो रदरफोर्ड का मॉडल आपको पता भाई एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। उन्होंने ये बताया था कि भाई सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ घूमते हैं, और काफ़ी हद तक ये मॉडल ठीक भी था। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या थी? इसके अंदर दिक्कत ये थी कि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो वो क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी फॉर्म में वो क्या एमिट करेगा? एनर्जी, और उसकी खुद की एनर्जी घटेगी। और अगर भैया आपको पता है किसी कढ़ाई में भी कोई मार्बल घूमती है तो अगर उसके घूमते हुए फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी कम होती है तो वो किसको अप्रोच करती है? सेंटर को। तो सिमिलरली न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी घटने लग जाए तो वो भी किसको अप्रोच करेगा? न्यूक्लियस को, और लास्ट में उसके अंदर टक्कर मार देगा ना भाई। तो भाई रदरफोर्ड का मॉडल काफ़ी ठीक था, उसकी काफ़ी सारी बातें अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर उसकी लिमिटेशन क्या थी कि भाई उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हुए एक स्पायरल पाथ फॉलो करता है, एक स्पायरल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, और लास्ट में उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस में उसको टक्कर मार देनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था किसके लिए? रदरफोर्ड मॉडल के लिए, ठीक है। तो हम सोचते हैं कि भाई नील्स बोहर को क्या पता है? नील्स बोहर को अभी तक 2 बातें पता है। नील्स बोहर को एक तो ये पता है भाई कि एटम के अंदर एटलीस्ट 2 तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा भाई न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में उनको मालूम नहीं था। मैं इतनी बार ये बात बोलता हूँ भाई कि जब भी आप नील्स बोहर का मॉडल बनाते हो या आप रदरफोर्ड का मॉडल बनाते हो तो उसमें न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स मत दिखाया करो भाई, क्योंकि उस वक्त उनको मालूम नहीं था। हम इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हम सोचेंगे भाई। तो नील्स बोहर क्या मानेंगे कि भाई एटम के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स, एक तो क्या है इलेक्ट्रॉन और एक क्या है उसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो उन्होंने एक तरह से भाई शुरुआत कहाँ से की? हेनरी रदरफोर्ड के मॉडल से, ठीक है। कि उन्होंने बोला भाई कि रदरफोर्ड की बात बिल्कुल ठीक है, और क्योंकि उन्होंने भाई रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सटेंड ही किया था तो इसीलिए इस मॉडल का जो नाम है इसको बोहर मॉडल की बजाय कई बारी रदरफोर्ड बोहर मॉडल भी बोल देते हैं। अब आप ये देखें तो उन्होंने क्या माना कि भाई इलेक्ट्रॉन की, भाई उन्होंने ये बोला कि रदरफोर्ड की बात बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है।
लेकिन उन्होंने उसमें एक बात और भी ऐड कर दी। उन्होंने ये बोला कि भाई ठीक है कि ये है न्यूक्लियस और ये घूमता है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। उससे पूछा भाई क्यों नहीं करेगा, तो वो बोले भाई मुझे ये नहीं पता ये क्यों नहीं करेगा, लेकिन मान लो अगर हम ये मान लेते हैं तो हम जो एक्सपेरिमेंटल डेटा सेट है उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उनको पता नहीं था कि भाई ये जो क्वांटाइजेशन ये क्यों अपीयर हुआ है, ये क्यों अराइज हुआ है, उनको ये बात मालूम नहीं थी। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई कि ये इलेक्ट्रॉन की रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूमता है, लेकिन वो इन ऑर्बिट्स में घूमते हुए ना तो एनर्जी गेन करे और ना एनर्जी लूज करे जब तक वो अपने ऑर्बिट में रहता है। हाँ, जब वो कोई ऑर्बिट चेंज करता है, मान लिया वो किसी भाई नज़दीकी ऑर्बिट से किसी दूर वाले ऑर्बिट में जाए, तब तो वो एनर्जी गेन करेगा, गेन करके ही जाएगा। और जब वो किसी दूर के ऑर्बिट से नज़दीकी ऑर्बिट में आएगा तो उन्होंने काफ़ी हद तक इसको सोलर सिस्टम से उन्होंने इसको भाई कंपेयर करने की कोशिश की। ठीक है, अब दिक्कत ये भाई कि उस इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिट में रखा कैसे जाए, क्योंकि भाई आप ये बोल तो दोगे कि रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी ना, तो बोहर ने अपना मॉडल शुरू ही ऐसे किया कि मैं क्यों ना रदरफोर्ड के मॉडल की कमी को दूर कर दूं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में कमी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए स्पायरल पाथ फॉलो करते हुए न्यूक्लियस में टक्कर मार देता था, तो उसको न्यूक्लियस की तरफ आने से रोकना है, उसको भाई स्टेशनरी ऑर्बिट्स में मूव करवाना है। ठीक है, तो उसको टक्कर ना मारे वो न्यूक्लियस के अंदर, वो अपने ऑर्बिट में बना रहे। तो ऑर्बिट में उसको आप कैसे बनाए रख सकते हो? अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि एक कढ़ाई में एक कंचा ऐसे घूमने लग रही है, ठीक है, तो आप उस कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देते हो, तो क्या वो कंचा उस कढ़ाई में ऐसे घूमती रहेगी कि वो कुछ देर बाद वही घूमते घूमते स्लो होती होती कहाँ टक्कर मार देगी, वो सॉरी कहाँ पहुँच जाएगी, सेंटर में पहुँच जाएगी ना। तो अगर उसको आपको उसी पाथ पे रखना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर लगने वाली जो भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि उसके ऊपर जो लगने वाली आउटवर्ड फोर्स है वो आपने बराबर करनी पड़ेगी उसके ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स की। तो वो कहाँ रह जाएगी, बिल्कुल वहीं पर रह जाएगी ना। अगर आप एक पत्थर से एक धागा बांध के ऐसे घुमाते हो, अब मैं भाई क्योंकि गांव देहात से आता हूँ, तो हमने भाई देखा है कि हम जब बच्चे थे, ठीक है, तो हम पतंग उड़ाया करते, और पतंग उड़ाते हुए एक पत्थर से हम धागा बांध, उसको हम बोलते थे डोलाबारी। हरियाणा में हमारा उस खास डिवाइस का नाम होता था डोलाबारी। हम क्या करते थे, एक पत्थर से एक धागा बांधते थे और उस धागे से उस पत्थर को बांध कर हम उसको ऐसे घुमाते थे। तो वो पत्थर जब तक भाई ऐसे घूमता रहता है, उससे अरे भाई हम जो पतंग हैं उनको तोड़ने के लिए भाई उसको उस डिवाइस को यूज़ करते थे। आपने भी ये काम किया होगा। लेकिन आप ये बताएं मुझे कि उस पत्थर को अगर मुझे ऐसे घुमाना है तो वो वहीं पर बना रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर मैं उसके ऊपर लगने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर रखता हूँ उसके ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स की, तो वो कहाँ रहेगा? बिल्कुल हमेशा वहीं पर रहेगा ना। तो नील्स बोर ने यही सोचा कि क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स और उसके ऊपर लगने वाली आउटवर्ड फोर्स उनको बैलेंस कर दूं। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर टक्कर मार दिया करता, वो कमी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ठीक है, अब उसको वहां पर कैसे रखा है, उसको कैसे उसके ऑर्बिट में रखा जाए? तो उनके दिमाग में पहला आइडिया क्या है, अगर मुझे उसको भाई न्यूक्लियस में टक्कर मारने से रोकना है, मुझे उसके स्पायरल पाथ को रोकना है, तो उसके ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स, आप खुद सोचें, आपके दिमाग में भी तो वही यही आइडिया आएगा। मैं आपको ये बोलूँ भाई कि कढ़ाई में एक मार्बल घूम रही है, उस मार्बल को सेंटर पे नहीं जाने देना, तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे कि भाई इस मार्बल के ऊपर जो आउटवर्ड फोर्स है उसको बराबर रखो उसके ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स के, तो वो मार्बल हमेशा कहाँ घूमती रहेगी? वहीं पर घूमती रहेगी भाई। तो बिल्कुल वैसे ही किसने सोचा? नील्स बोर ने। ठीक है, हम उन्हीं की तरह सोचने की भाई कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को सीखने का कि भाई जब जो डिस्कवरी हुई है आप उसी लेवल पे जाके उन्हीं के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है उसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए चीज़ों को रैशनलाइज करने की आप कोशिश करो। ओके, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि भाई तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली इनवर्ड फोर्स को आपने बराबर करना है उसके ऊपर लगने वाली आउटवर्ड फोर्स के। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसके ऊपर
अरे भाई घूमते हुए पार्टिकल पे वो घूमता हुआ पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्सर्ट करेगा ही करेगा, जो आउटवर्ड फोर्स होती है। आप एक पत्थर से एक धागा बांध के उसको ऐसे घुमाते हो, वो धागा टूट जाए तो पत्थर कहाँ जाता है? क्या भाई आपके हाथ से दूर नहीं भागता क्या? तो उसके ऊपर वो कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उन्होंने शुरुआत कैसे की कि मुझे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में बनाए रखना है, तो मुझे इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो इनवर्ड फोर्स है उसको बराबर करना पड़ेगा इसने जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट की है उसके बराबर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी एक्सर्ट की है घूमते हुए? mv²/r। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी लग रही है? 1/4πε0 ZE²/r²। ये बिल्कुल, अरे भाई क्या वो आपको पता होगा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं दो चार्जेस के बीच की? Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो Q1 क्या है? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन E। Q2 क्या है? चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ZE। तो ZE इंटू E, ZE²/r² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, अब आप ये बताएं R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा? mv², यहाँ क्या बचेगा? 1/4πε0 ZE²/r। अब आप एक काम करिए, आप v² के अलावा हर चीज़ को आप m को दूसरी तरफ फेंक दें, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ भाई? m को आपने उस साइड फेंक दिया तो v² की वैल्यू क्या आएगी? ZE² डिवाइडेड बाई 4πε0 r, और m भी भाई m भी तो आ जाएगी इस तरफ आ जाएगा, तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 ZE²/mr। ये आपकी आ चुकी है इक्वेशन 1। ओके, तो v² का ये फॉर्मूला मैंने कैसे निकाला है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आपस में बराबर पुट करके। ये तो आपका भाई पहला पोस्टुलेट। ये तो मैंने आपको भाई, ये तो हमने बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होंगी, हमने उसको यूज़ किया है और हमने v² की वैल्यू निकाल ली। अब आप ये बताएं सेकेंड जो पोस्टुलेट था बोहर का वो क्या था? वो ये था ना कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसे घूमता है? सर्कल में। तो सर्कल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? लीनियर मोशन से लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोशन से एंगुलर मोमेंटम। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? नील्स बोर के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? NH/2π। तो आप ये बताएं कि एंगुलर मोमेंटम की क्लासिकल वैल्यू क्या होती है? I ओमेगा। और बोर ने क्या बोला क्या होनी चाहिए? NH/2π। अब I की वैल्यू क्या होती है? mr²। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² होता है। और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। इसकी वैल्यू क्या होती है? v/r। मैंने आपको बताया था भाई। ठीक है, तो mr² v/r शुड बी इक्वल टू NH/2π। अब r से r कैंसिल, ये बताओ क्या 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 बन जाएगा आपका? mvr इज इक्वल टू NH/2π। अब यहाँ पर आप m और r को दूसरी तरफ फेंक दें तो v की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? NH डिवाइडेड बाई 2π एज इट इज, और mr भाई 2NH/2πmr, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। आप इक्वेशन 2 को आप क्या दोनों तरफ इसका भी स्क्वेयर कर दें तो v² क्या हो जाएगा? n² h², नीचे क्या हो जाएगा? 4π² m² r²। तो पहले पोस्टुलेट से आपने, तो पहले पोस्टुलेट को आपने यूज करते हुए आपने क्या निकाल लिया भाई? v² का एक्सप्रेशन। और दूसरे पोस्टुलेट को आपने यूज करते हुए आपने फिर से क्या निकाल लिया? v² का एक्सप्रेशन। अब भाई ये भी v², अरे भाई इक्वेशन 1 भी क्या शो करती है? v²। इक्वेशन 3 भी क्या शो करती है? v²। तो अब आप इन दोनों को आप बराबर पुट करें। अब देखो इक्वेशन 1 भी v², इक्वेशन 3 भी v²। तो भाई मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 के इक्वल पुट कर देता हूं, तो आपने क्या करना पड़ेगा? 1/4πε0 ZE²/mr शुड बी इक्वल टू n² h²/4π² m² r²। मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब आप ये बताएं, यहां पर है mr, यहां पर है m² r², तो mr की एक पावर से mr की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा? mr। वेरी गुड। 4 से 4 कैंसिल और पाई से एक पाई कैंसिल। ठीक है, तो साइड क्या बचेगा? ZE² और यहां पर सिर्फ क्या बचेगा? 1/ε0। तो 1/ε0 ZE²/1। दूसरी तरफ क्या बचेगा? n² h²/πmr। अब आप एक काम करें भाई, इस r के अलावा हर चीज को दूसरी तरफ फेंक दें। ठीक है, अब बल्कि आप एक काम करो, आप r को ले आए इस साइड और ε0 को उस साइड फेंक दें और ZE² को नीचे फेंक दें। तो r की वैल्यू आपके पास बताओ क्या आ जाती है?
यह आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर शुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर बाई जेड, इक्वेशन 4। अब जो आपने आर का एक्सप्रेशन आपने डिराइव किया है, अरे भाई क्वेश्चन 4 क्या थी आपका, आर का एक्सप्रेशन, और आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, एच स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो अरे भाई एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ई नोट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, पाई आपको पता है भाई, एम आपको पता है, ई आपको पता है। तो ये सारे कांस्टेंट्स की अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन 4 में और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आएगा, 0.53 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन 4 आई थी उसमें सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करने पर आपके पास आर की वैल्यू क्या बनेगी, 0.53 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर बनेगी, और एन स्क्वायर बाई जेड। अब 10 रेज टू द पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम। तो भाई इसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं आर को, तो क्योंकि एन एक डिस्क्रीट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से बदलती है, तो आर को अब मैं क्या लिखूंगा, आर एन, कि भाई जो ये रेडियस है ये एन से डिसाइड होएगा, ठीक है। तो आर हालांकि जेड से भी डिसाइड होएगा, लेकिन एक सिंगल क्या बोलते हैं भाई स्पीशीज़ के लिए, या आपका यानी कि आपका हाइड्रोजन एटम है, या आपका भाई लिथियम 2 पॉजिटिव है, या आपका बेरिलियम क्या बोलते हैं 3 पॉजिटिव है, उन सभी में तो एन से डिसाइड होगा। तो आर को मैं क्या बोलूँगा, आर एन, और इसको हम क्या बोलेंगे 0.53 एन स्क्वेयर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये आपकी आती भाई इक्वेशन 5। यानी कि आप अब आपने एन की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पर, अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.53 एन स्क्वेयर एंगस्ट्रॉम। अब पहला ऑर्बिट कहाँ पर होएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करो 0.53 एंगस्ट्रॉम, दूसरा कहाँ पर होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के 4 गुना पे, एन की वैल्यू 3 पुट करो, 3 इंटू 3 9, यानी कि तीसरा ऑर्बिट कहाँ पर होगा, बोलो भाई 0.53 एंगस्ट्रॉम के 9 गुना पे, अगला ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम के 16 गुना पे, अगला ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम के 25 गुना पे। यानी कमाल की बात क्या भाई, नील्स बोर को भी ये पता था, हालांकि उनको एटम नजर नहीं आता, लेकिन उनको ये पता है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी दूरी पे घूम रहे हैं। रदरफोर्ड को ये मालूम नहीं था, रदरफोर्ड ने ये तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे, लेकिन किस दूरी पे घूमेंगे उनके अकॉर्डिंग तो भाई इलेक्ट्रॉन किसी भी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर सकता है। नील्स बोर ने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन कुछ खास ऑर्बिट्स में ही घूम सकता है, और पहला ऑर्बिट कहाँ पर होएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम पे हाइड्रोजन में, दूसरा ऑर्बिट कहाँ पर होएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम के 4 गुना पे, तीसरा ऑर्बिट 0.53 एंगस्ट्रॉम के 9 गुना पे। एटम नजर नहीं आता, लेकिन ये पता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी दूरी पे घूमता है। समझे मेरी बात, ओके। तो देखो थ्योरेटिकल मॉडल से भी उनको क्या पता लग चुका है, इसको हम बोलेंगे जो भाई ये फॉर्मूला आ चुका आपके पास, जो बोहर ऑर्बिट्स होते हैं उनके रेडियस के लिए। अब आप ये बताएं, अब चलो आपको आपके पास आर तो आ चुका है, अब बोहर एटॉमिक थ्योरी की दूसरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिलती है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 में जाओ, ये है आपकी इक्वेशन 4 नजर है आपको, और ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 से आप ये देखो भाई कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, NH/2πmr। तो वेलोसिटी आपको क्या लगती है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एन के, यानी कि जो भाई बोर ऑर्बिट है उसके नंबर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो भाई आपका IAS का जो एग्ज़ाम होता है, IAS IPS एग्ज़ाम होता है आपका सिविल का, ठीक है, उसमें आपका प्री एग्ज़ाम होता है जो, ठीक है, अब भाई मुझे पता नहीं, लेकिन पहले उसके अंदर आप नहीं है जो आपके भाई आप पेपर सेलेक्ट करते थे, तो उसमें केमिस्ट्री आप सेलेक्ट कर सकते थे, पता भाई मुझे इतना पता नहीं है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स का, ठीक है। लेकिन जब मैंने भाई नेट JRF के लिए अपनी भाई तैयारी की थी, तो मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है भाई, नेट के, गेट के, या फिर वही सिविल्स के, मैंने सारे सॉल्व किए थे, ठीक है। तो वहाँ पर एक बारी एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था भाई कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी का 100वां हिस्सा है, यानी कि लाइट की वेलोसिटी क्या है c, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है c/100, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम पहले ऑर्बिट से
5वें ऑर्बिट में जाएं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो यहाँ से यानी कि पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है? c/100। तो 5वीं ऑर्बिट में क्या होगी? तो यहाँ से आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? n के। यानी कि n अगर 1 से 5 हो जाएगा तो वेलोसिटी 5 गुना बढ़ जाएगी। तो उसका आंसर भाई काफ़ी सारे बच्चों ने क्या अटेम्प्ट किया कि c/500 का 5 गुना कर दो तो 5c/100, लेकिन वो गलत है। तो आपको यहाँ से अपीयर ये होता है कि n बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि v क्या है? n के डायरेक्टली। तो n अगर 5 गुना हो जाएगा वेलोसिटी 5 गुना हो जाएगी, n 3 गुना हो जाएगा वेलोसिटी 3 गुना हो जाएगी, n 10 गुना हो जाएगा वेलोसिटी 10 गुना हो जाएगी। फिलहाल तो ये लगता है भाई कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट बोर ऑर्बिट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इजंट इट? लेकिन है अपोजिट। n अगर 5 गुना होएगा तो वेलोसिटी 5 गुना ना होके 1/5 रह जाएगी। n अगर 3 गुना हो जाएगा ना तो वेलोसिटी 3 गुना ना बढ़ के 1/3 रह जाएगी। क्योंकि भाई आपने यहाँ पर ये r भी तो n पे डिपेंड करता है, तो अभी आपने r की वैल्यू आपने पुट नहीं की है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देखें कि v का एक्सप्रेशन क्या था आपके पास? NH/2πmr। हमको v क्या लगता है? n के क्या है? प्रोपोर्शनल। लेकिन आप ये देखें, आप यहाँ से r की वैल्यू ये उठा के और यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? NH/2πmr तो एज इट इज, और r की जगह क्या आ जाएगा बताओ? ε0h²n²। यहाँ पर तो क्या आ जाएगा? ε0h²n², और नीचे वाला भी फ्लिप होकर ऊपर आ जाएगा πme²z, इजंट इट? देखो आपने फ्लिप कर दिया, आपने r को भी आपने भाई आपने r पुट किया तो r की वैल्यू फ्लिप हो जाएगी ना। तो v की वैल्यू बताओ क्या आएगी? आप यहाँ पर देखें भाई, अब देखो पाई से क्या हो जाएगा? पाई कैंसिल, और NH से NH की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और m से m कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा? e²z, नीचे क्या बचेगा भाई? 2ε0hn। अब आप ये देखें भाई, अब e² कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट, h कांस्टेंट। अब आपने इन सभी कांस्टेंट्स की अपनी वैल्यू पुट कर दी तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा? ये तो इन सभी कांस्टेंट्स की भाई वैल्यू पुट करने पर, जैसे आपने Rn निकाला था ना, वैसे अब आपने क्या करना भाई? इस v के एक्सप्रेशन में आपने सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2.188 × 10⁶ z/6 मीटर/सेकंड z/n, इजंट इट? अब आप ये देखें कि भाई जो Vn है यानी कि जो वेलोसिटी है वो n के डायरेक्टली ना होके क्या है? इनवर्सली। यानी कि अगर n 5 गुना बढ़ेगा तो वेलोसिटी 5 गुना घटेगी। अब आप समझे, उसका आंसर c/100 अगर पहले ऑर्बिट में है तो 5वें ऑर्बिट में क्या होगी? c/100 का भी 5वां हिस्सा, यानी कि c/500। उसको भाई c/500 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? c/500, इजंट इट? तो अगर पहले ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या मान लिया? c/100, तो तीसरे में क्या हो जाएगी? c/300। पहले में c/100, 8वें ऑर्बिट में क्या हो जाएगी? c/800। तो मेरे ख्याल से आपको भाई ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। तो ये बताओ भाई Vn की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? ये आ गई, ठीक है। तो आपके पास Vn भी आ चुका है। तो हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। एक तो हमारे पास क्या आ गया भाई? हमारे पास डिफरेंट बोर ऑर्बिट्स का रेडियस आ चुका है, ठीक है, कि भाई बोहर एटॉमिक मॉडल में रेडियस कितनी दूरी पे बनाने हैं। दूसरी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि उन बोहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी? बताओ क्या होगी? 2.188 × 10⁶ मीटर/सेकंड z/n। यानी आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि भाई कौन सा सिस्टम है। Z तो आपको पता होगा ही भाई, अगर मैं बोलूँगा हाइड्रोजन तो Z1 है, लिथियम 2 पॉजिटिव Z क्या है? 3 है, हीलियम 1 पॉजिटिव Z2 है, और भाई कौन सा ऑर्बिट? तो आपको सिर्फ N और Z आपको बताए जाएंगे। तो आप किसी बोर सिस्टम में रेडियस आप मालूम कर सकते हो। किसी भी बोहर सिस्टम में आप किसी बोर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी मालूम कर सकते हो, ठीक है। अब तीसरी जो भाई प्राइमरी इंफॉर्मेशन है जो हमको चाहिए वो यहाँ पर है एनर्जी। अब एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसको देखने के लिए भाई आप दोबारा से वहीं पर जाओ। अरे भाई जब आपने इसका डेरिवेशन पढ़ा था तो आपने भाई डेरिवेशन पढ़ते हुए पहला पोस्टुलेट आपने यूज़ किया था ना, उसमें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आपने कुल पुट की थी वही v² निकालने के लिए। अब आपने करना वैसे ही है, लेकिन v² अब अपने आपने नहीं निकालना है। अब दोबारा से वही करो। पहले पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग तो हमने r निकाल लिया, हमने v निकाल लिया।
अब हम देखेंगे जो डिफरेंट एनर्जीज हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है भाई। तो अब आप ये देखें भाई कि इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए उसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होनी चाहिए ना भाई, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, 1/4πε0 Z(E²R²), ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन कितनी एक्सर्ट करेगा घूमते हुए, mv²/r, मैंने दोनों इक्वल पुट कर दिए, ठीक है। अब आप ये बताएं, अब r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है भाई। तो यहाँ क्या बचेगा mv² और यहाँ क्या बचेगा 1/4πε0 ZE²/r बचेगा। अब मैं अगर दोनों तरफ नेगेटिव कर देता हूँ तो भाई ये जो इक्वेशन आपकी है कि 1/4πε0 ZE²/r = mv², अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड क्या कर देता हूँ नेगेटिव, तो भाई बोथ साइड नेगेटिव करने से इक्वेशन की तबीयत पे, तासीर पे, फितरत पे, नेचर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए ना, नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो भाई अगर मैं दोनों साइड नेगेटिव करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -1/4πε0 ZE²/r और वहाँ क्या हो जाएगा -mv²। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपने 12th क्लास पास की है तो आपको पता होगा वहाँ पर जब आपने पोटेंशियल, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा ना भाई, अरे भाई जो आपका फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर था आपका, ठीक है, वहाँ पर आपने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वगैरह आपने नहीं पढ़े क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बताओ क्या होती है, वो थी -1/4πε0 Q1 Q2/r थी ना, याद करो भाई, -1/4πε0 Q1 Q2/r। अब यहाँ पर Q1 क्या है ZE, Q2 क्या है E। तो ये जो फॉर्मूला है -1/4πε0 ZE²/r, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है। और अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इसका मतलब -mv² भी इसके बराबर है, इसका मतलब -mv² भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इजंट इट। तो पोटेंशियल, अगर ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है तो -mv² भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। तो m और v की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -mv²। अब काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बताओ भाई क्या होता है, ½ mv²। तो ये तो आपकी है mv की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी और ये आपकी है mv की टर्म में काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं आपसे mv की टर्म में टोटल एनर्जी पूछूं तो हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, इन दोनों को हम जोड़ देंगे भाई। तो -mv² प्लस 1/½ mv², तो -½ mv² आएगा आपके पास। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास आ चुका है भाई mv की टर्म में। तो mv की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -mv²। mv की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। mv की टर्म में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। आपको r की टर्म में पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला पता है ना, लेकिन आपको r की टर्म में काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला नहीं पता ना, ये आपको भाई टोटल एनर्जी का। तो एक तरीका है, आप इन दोनों कंपेयर करो, आपको r की टर्म में भी पोटेंशियल एनर्जी पता है और mv की टर्म में भी, ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी आपको सिर्फ mv की टर्म में पता है, r की टर्म्स में आपको नहीं पता। तो r के टर्म्स में कैसे निकालें, पहले आप mv वाले फॉर्मूले कंपेयर करो। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी के mv वाले फॉर्मूले से, m और v की टर्म्स में जो फॉर्मूला है, अगर मैं इसका साइन चेंज कर देता हूं और इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो किसका फॉर्मूला बन जाता मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले का भी साइन चेंज कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं तो r की टर्म्स में मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाना चाहिए भाई, पोटेंशियल एनर्जी का। तो आप देखो कि हमारे पास क्या था फिर, तो आप इस फॉर्मूले का साइन चेंज करो, तो माइनस की वजह क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से आप डिवाइड करो तो 4 की वजह क्या हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 1/8πε0 ZE²/r, ये क्या होगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आप समझे मेरी बात भाई। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले आपको दोनों मालूम है, mv की टर्म्स में भी और r की टर्म्स में भी। अब आप mv वाले फॉर्मूले एक तरह से कंपेयर करो, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को कंपेयर करो आप टोटल एनर्जी के फॉर्मूला से, ठीक है। तो आप ये देखो भाई ½ mv², तो ये तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का mv की टर्म्स में फॉर्मूला, और -½ mv² क्या होता है, mv की टर्म्स में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। यानी कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले का सिर्फ साइन चेंज कर देता हूँ तो
तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाता है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर ये बात mv वाले फॉर्मूले के लिए ट्रू है तो ये r वाले फॉर्मूले के लिए भी क्या होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले के आगे सिर्फ नेगेटिव लगा देता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा भाई, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला r की टर्म्स में, यानी कि -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z²/r। तो आपने देखा भाई, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको आपने कंपेयर कर लिया किससे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। आपने r से r कैंसिल किया, आपने बहुत साइड अपने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो ये क्या बन गया भाई आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी क्या आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप ये बताओ भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक है, और टोटल क्या हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे फिर। ठीक है बात। अब इससे ये कैसे निकलता है, 2 से डिवाइड माइनस साइन। तो इससे ये कैसे निकलेगा, 2 से डिवाइड माइनस साइन। अब इससे ये कैसे निकलेगा, सिर्फ माइनस साइन। तो इससे ये कैसे निकलेगा, सिर्फ माइनस साइन। आप समझे बात। तो आपके पास क्या चुके, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास काइनेटिक एनर्जी और आपके पास भाई टोटल एनर्जी। बोर सिस्टम में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के फॉर्मूले आ चुके हैं आर की टर्म्स में। और आर आपको पता है, आर हमने निकाला था। देखो ये बताओ क्या था आपके पास आर की वैल्यू, भाई डेरिवेशन में हमने ये आर की वैल्यू नहीं निकलती क्या। अब आप क्या करो भाई, अब आप इक्वेशन 4 से आप आर की वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट करो। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के आपके पास एक्सप्रेशन आ चुके हैं आर के टर्म्स में। तो ये आपके पास है भाई टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, इक्वेशन 9। ठीक है ना। अब आप इक्वेशन 4 से देखो, ये आपकी इक्वेशन 4 है, यहाँ से आर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट h² n² पाई m e² z, ये उठा के आप कहाँ पुट कर दो भाई, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 9 के अंदर। तो इक्वेशन 9 क्या बन जाएगी बताओ भाई, ये क्या हो जाएगा, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट Z²। अब नीचे क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट h² n², ऊपर क्या पहुंच जाएगा पाई m e² z। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, ये ऊपर बचेगा भाई me4z²। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² n²। तो भाई अब आप इन सभी कॉन्स्टेंट्स की आप वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास बताओ क्या बन जाएगा भाई, तो -13.6 Z²/n²। अब भाई आपने सभी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट की और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी भैया आ चुकी है इक्वेशन 10। तो इसको बताओ हम क्या बोल लेंगे अब। तो ये हमारी भाई क्या चुकी है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो आपको भाई साफ दिखता है कि टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, Z के और N के ऊपर। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, En काइनेटिक। अब आप ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला है, अब आपने R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये बन जाएगा भाई, R की वैल्यू इक्वेशन 4 से इक्वेशन 8 में पुट कर दी तो आपके पास क्या जाएगी भाई, En काइनेटिक आ जाएगी। सॉल्व किया तो क्या बन जाएगा हमारे पास 13.6 Z²/n², लेकिन क्या आएगा सिर्फ पॉजिटिव। क्योंकि आप ये देखो भाई यहाँ पर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, टोटल में और काइनेटिक में डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक टोटल के मुकाबले काइनेटिक क्या होती है, सिर्फ माइनस साइन हट जाता है। तो अगर भाई टोटल क्या थी -13.6 Z²/n², तो यहाँ पर En काइनेटिक बताओ क्या जाएगी भाई, +13.6 Z²/n²। ठीक है, अब आप इसकी भाई पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई इक्वेशन 4 से ये R की वैल्यू उठाई और हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R = -mv²। समझे बात। आपने भाई इसको यहाँ पुट कर दिया पोटेंशियल में, तो बताओ आपके पास क्या आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास me⁴, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा आपके पास, ये आएगा -me⁴ Z² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h² n²। आपने सभी कॉन्स्टेंट्स की आपने वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो क्या बनेगा आपके पास -27.2 Z²/n²। तो इक्वेशन 10 आपको क्या दे रही है, टोटल एनर्जी। इक्वेशन 11 आपको क्या देती है, काइनेटिक एनर्जी। और इक्वेशन 12 आपको भाई क्या देती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो भाई इस तरीके से हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, हमारे पास आ चुकी है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग भाई काइनेटिक एनर्जी। अब हमको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन का हमको क्या पता भाई, रेडियस।
सभी बोहर सिस्टम में यानी कि सभी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में हमको भाई बोर ऑर्बिट्स कितनी कितनी दूरी पर बनाने हैं हमको ये पता है। उनमें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कैसे निकालनी है, इस फॉर्मूले से सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, Z और N। और Z भाई आपको पता है सिस्टम का नाम लेती है, आपको क्या पता होता है Z, और N आपको पता है किस बोर ऑर्बिट की बात होने लग रही है, ठीक है। तो आप भाई ये आपको ये मालूम है कि बोहर ऑर्बिट कितनी दूरी पे बनाने हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कितनी रफ्तार से घूमता है, ठीक है, और उनमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, और इलेक्ट्रॉन के पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आपको सारा मालूम है।